हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश के 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में हम उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इन 6 में से यही ऑप्शन मतलब सारे ऑप्शंस में से यही ऑप्शन क्यों करेक्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला अपने को दिया हुआ है व्हाट अ डैश हॉलीडे। ठीक है, व्हाट अ डैश हॉलीडे। अब यहाँ पे डैश हॉलीडे और साथ में एक एक्सक्लेमेशन अपने को मार्क दिया हुआ है। ठीक है, हम चारों ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे जो आपको ट्रिक बोलना चाहो या सजेशन देना चाहो ये है कि आप चारों ऑप्शंस को देखिए, सेंटेंस को समझने की कोशिश कीजिए, सेंटेंस क्या क्या रहा है। उसके बाद चारों ऑप्शंस को देखिए, उसका हिंदी मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। और पहले तो आप यही मान के चलिए कि आप जिस भी ऑप्शन को देख रहे हैं वही सही है और जो सबसे सूटेबल लगे आप उसे टिक कर दीजिए। आपका आंसर मैक्सिमम टाइम सही आएगा। अगर लेकिन आपको कई बार ऐसा हो जाता है कि आप मतलब आपने एक ऑप्शन देखा, आपको लगा सही है, आपने टिक कर दिया, आपने उसके नीचे का देखा ही नहीं और फिर आपने बाद में जब देखा कि यार ये गलत हो गया, फिर हाँ यार ये तो ज़्यादा सही लग रहा था, वो आपका बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, जो बहुत तकलीफ देह होता है कि बनते हुए गलत हो जाना बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए इससे बचने का तरीका यही है कि आप चार ऑप्शंस देखिए, चार ऑप्शंस देखिए, सोच समझ के आंसर दीजिए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। मोमेंटियस, व्हाट अ मोमेंटियस हॉलीडे। मो चारों का आपको लेकर चलना है। मोमेंटियस, मोमेंटियस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट मोमेंट, इम्पॉर्टेंट मोमेंट। ठीक है, अब ये ना मुझे सही लग रहा है ना मुझे उतना गलत भी लग रहा है। ठीक है, ये सही हो सकता है पर हमारे पास चारों ऑप्शंस है, मैं इसे टिक करके आगे नहीं भागूंगी, मैं चारों ऑप्शंस देखूंगी और मोस्ट सूटेबल को टिक करूंगी। मेमोरेबल, मेमोरेबल का मतलब होता है यादगार, यादगार, यादगार सही हो सकता है। व्हाट अ मेमोरेबल हॉलीडे, कितना मतलब एक ऐसा हॉलीडे जिसे मैं याद रखना चाहूँगी, ऐसा हॉलीडे बीता है। ठीक है, ठीक है, ये सही हो सकता है, सही होने के चांसेस है, पहले के भी दूसरे के ज़्यादा है। पर हम चार ऑप्शन चेक करेंगे, एग्जामिनर ने हमें चार ऑप्शन दिए हैं मोमेंटरली और इन चारों में से कोई भी सही हो सकता है। मोमेंटरी, मोमेंटरी का मतलब होता है क्षणिक, जो ज़्यादा समय ना चले, जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ऐसा हॉलीडे क्यों अच्छा होगा जो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, ये तो गलत है, मुझे गलत लगता है। ठीक है, चौथा लास्ट, इमॉर्टल, इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब जो कभी मरे ना, जो कभी ना मरे। हॉलीडे के साथ ऐसा वर्ड तो उपयोग करना मुझे गलत लग रहा है। इन चारों ऑप्शंस में सेकंड वाला जो है वो सही लगता है मुझे। ठीक है, व्हाट अ मेमोरेबल हॉलीडे मतलब एक ऐसा हॉलीडे जिसे मैं याद रखना चाहूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यही सही है। अब वही मैं, अब ये क्वेश्चन सेकंड है, मैनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड फाइनल स्टेज ऑफ। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन में एक ऐसा शब्द होता है जो शब्द आपको सही आंसर तक पहुंचा सकता है। अब यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं, मैनी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैव रीच्ड, वो पहुंच चुके हैं द फाइनल स्टेज ऑफ डैश। फाइनल मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुके हैं, किस चीज़ की वो हमें बताना है। अकम्पलिशमेंट, इनिशिएशन, रेजोल्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन। तो अकम्पलिशमेंट मतलब अकम्पलिश अपन किसे करते हैं, हर एक शब्द को देखकर चलिए, आंसर मिल जाएगा, आंसर इन चारों में ही है, ये अपने को पता है। सबसे पहला अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिशमेंट, अकम्पलिश अपन करते हैं अपने गोल्स को। यहाँ पे स्टेजेस की बात हो रही है, ये स्टेजेस जो है यहाँ का कीवर्ड है, स्टेजेस, स्टेजेस, स्टेजेस यहाँ पे कीवर्ड है, कीवर्ड, यही कीवर्ड जो है हमें मोस्ट ऑफ द टाइम राइट आंसर तक ले जाते हैं। अकम्पलिश अपन गोल्स को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम अपने रूल के साथ चलेंगे कि हम तो चार ऑप्शंस को देखते हैं, एक से हम आंसर नहीं देते। अब सेकेंड है इनिशिएशन, इनिशिएशन,
इनिशिएट करना तो शुरुआत में होता है ना, इनिशिएशन तो शुरुआत होती है, शुरुआत में इनिशिएट होता है। यहाँ पे तो भाई वो कह रहे हैं कि फाइनल स्टेज में, तो फाइनल स्टेज पे शुरुआत क्यों करेंगे, फाइनल स्टेज पे तो अंत करेंगे। ये आउट ऑफ कंटेस्ट है, ये गलत है। आगे रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का दो तरीके से उपयोग किया जाता है। हिंदी आप देखो तो रेजोल्यूशन, एक तो अपना जो अपन न्यूरियर वगैरह पे बनाते हैं वो होता है रेजोल्यूशन, दूसरा पिक्चर क्वालिटी में भी रेजोल्यूशन का उपयोग किया जाता है, बट यहाँ पे ये नहीं है सही, रेजोल्यूशन भी गलत है। आगे बढ़े इम्प्लीमेंटेशन, आपने अगर आप ढंग से आप पढ़ते हो, आपने देखा है तो आपको पता होगा कि इम्प्लीमेंट करते हैं स्टेजेस को, फर्स्ट स्टेज हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड, सेकेंड स्टेज हैज़ बिन इम्प्लीमेंटेड, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो आपका स्टेजेस था ना, कीवर्ड स्टेज जो आपका था, वो स्टेज जो है वो इम्प्लीमेंट ही होती है। ये बोल चाल की भाषा है कि पहली स्टेज इम्प्लीमेंट हो गई, अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, तो इसका आंसर जो फोर्थ होगा। ये हमें कीवर्ड स्टेज से पता चला कि स्टेज तो इम्प्लीमेंट ही करते हैं, इसका आंसर इम्प्लीमेंट ही होगा। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक्स, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, इसमें कहना चाह रहे हैं कि आपके पास एक ग्रुप है, उसमें लड़कियां, काफ़ी सारी लड़कियां, और उन लड़कियों में से जितनी भी लड़कियां, ईच ऑफ दैट गर्ल मतलब ईच, हर एक उनमें से हर एक लड़की हैव कम आई है अपनी बुक लेकर, अपनी बुक्स को लेकर हर एक लड़की आई है। ये आप रूल की तरह भी याद रख सकते हैं कि जब ईच वर्ड आ जाता है, ईच, एवरी, इस टाइप के वर्ड आ सकते हैं, आ जाते हैं जब, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सिंगुलर में उपयोग होता है, सिंगुलर में, ठीक है। ईच के साथ सिंगुलर का उपयोग किया जाता है। ईच ऑफ द गर्ल्स मतलब सारी लड़कियों में से हम एक एक लड़की की बात कर रहे हैं। हैज़ कम, तो यहाँ पे जो हैव है, एक और चीज़ आप याद रखिए, जो हैव होता है इसका उपयोग प्लूरल में होता है, प्लूरल, इसका उपयोग प्लूरल में होता है। आई, मी, दे, यू, ये जो है इनके साथ हैव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिमिलरली हैज़ का उपयोग किया जाता है सिंगुलर में, सिंगुलर में, ही में, शी, इट, ठीक है, इनमें सिंगुलर का उपयोग किया जाता है। आई वी दे यू, यहाँ पे आई के साथ यहाँ पे आई, ये आप रूल बना के याद रखिए, रूल आपके बहुत काम आएगा कि हैव का उपयोग किया जाता है आई वी दे यू में, हैज़ का उपयोग किया जाता है सिंगुलर ही, शी और इट में। यहाँ पे ईच लिखा हुआ था जो कि सिंगुलर है, ईच है सिंगुलर, और सिंगुलर में हैज़ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो एरर है वो सेकंड में है, यहाँ पे हैव की जगह हैज़ का उपयोग किया जाएगा। और ये जो मैंने आपको दो रूल्स बताए हैं, ये रूल्स आपके बहुत काम आएंगे, आई वी दे यू और ही, शी और इट वाला, तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मी एंड माई वाइफ वर एट होम लास्ट नाइट, अब मैं आपको 3 पर्सन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। किसी भी सेंटेंस में एक फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इनके सब्जेक्ट केस होते हैं, सब्जेक्ट केस और ऑब्जेक्ट केस। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट केस होता है आई, ऑब्जेक्ट होता है मी। सेकंड पर्सन का यू होता है, ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, ही क्या होता है हिज, और इसका होता है हर, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कोई भी सेंटेंस है उसके शुरुआत में सब्जेक्ट केस आता है,
सब्जेक्ट केस आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट केस आता है। ठीक है, यहाँ पे हमें इस चार्ट से पता, और ये आप याद रखने की कोशिश कीजिए, मी एंड माई वाइफ। अब जो शुरुआत में आता है वो तो सब्जेक्ट केस आता है, अब यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्ट केस है। इन्होंने पहले ऑब्जेक्ट केस लगा दिया है सब्जेक्ट केस की जगह पे, तो ये तो यार गलत है। यहाँ पे आई एंड माई वाइफ होना चाहिए, आई एंड माई वाइफ, क्योंकि ये सब्जेक्ट आता ना शुरुआत में, इन्होंने तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, तो ये तो गलत ही है। मतलब पहले वाला जो पार्ट है उसमें मिस्टेक है। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। कॉट रेड हैंडेड, इसका क्या मतलब है? कॉट रेड हैंडेड, रेड हैंडेड है ना। अब इसमें कौन सा है जो इसका सही मतलब बता रहा है? ये इडियम्स एंड फेसेस है, ये याद रखने वाली चीज है। रंगे हाथों पकड़ा जाना, कॉट रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ पकड़ा जाना। आप रंगे हाथ कब पकड़े जाते हो? कॉट बाय मिस्टेक, गलती से पकड़े गए, ठीक है, हो सकता है। सेकंड, कॉट विथ अ रेड हैंडकरचिफ, बिल्कुल गलत, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, आप राइट आंसर तक पहुंच जाएंगे। इट इज अ चेस टू गेट द राइट आंसर, राइट। फाउंड वांटेड, मतलब आपको चोट लगी हुई है, पर हमें पता है कि कॉट रेड हैंडेड का मतलब तो रंगे हाथ पकड़ा जाना है, तो ये भी कंफ्यूज करने को दिया, ये भी गलत है। चौथा, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, आप कुछ कर रहे थे और आपको किसी ने पकड़ लिया। कॉट बाय मिस्टेक और डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। फोर्थ मुझे इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा सही लग रहा है, 1 और 4 के। सेकंड और थर्ड तो अपन ने एलिमिनेट कर दिए थे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो इन दोनों में से मुझे फोर्थ ज़्यादा सही लगता है। कॉट बाय मिस्टेक नहीं, डिस्कवर्ड इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग। ऐसे आप इस तरीके से करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सही आंसर चले आएंगे। गेट क्रैशर, अब अपने को गेट क्रैशर का मतलब बताना है। गेट को क्रैश करके जो आ जाए, ये वैसे ये भी एक मतलब होता है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप है कि गेट क्रैशर का क्या मतलब होता है। इन्वेडर, जो दूसरे इन्वेडर क्या होता है। अब इससे क्या वो भी स्ट्रांग होता है, कहीं ना कहीं आपको इन्वेडर भी काम आएगा। इन्वेडर का मतलब होता है जो किसी दूसरे की धरती पर कब्जा करने के लिए इन्वेड करे, मतलब अनाधिकारिक तौर पे वो किसी जगह पे घुसना, उस जगह पे इन्वेड करना कहलाता है। जैसे फॉरेनर्स काफ़ी सारे हुए जो अपने यहाँ पे इन्वेड करके आए रूल करने के लिए, तो ये इन्वेडर है। गेट क्रैशर में इसका नहीं है। थीफ यानी तो चोर होता है, ये तो पता होगा, थीफ या चोर होता है, चोर गेट क्रैशर नहीं होता है। ठीक है। अनइनवाइटेड गेस्ट, हाँ ये सही है, अनइनवाइटेड गेस्ट। जब आप गेट क्रैशर से शादियों व आदियों में आपको नहीं बुलाया, आप खाने चले गए, उसे गेट क्रैशर कहते हैं, अनइनवाइटेड। दीज पीपल आर नॉट इनवाइटेड एंड दे कम, मतलब आप उनका गेट क्रैश करके आ गए हो ना, तो आपने उनका गेट क्रैश किया, यू आर नॉट इनवाइटेड, स्टिल यू वेंट देयर, सो इट इज अनइनवाइटेड गेस्ट इज गेट क्रैशर। ठीक है, चिल्ड्रन इसका आंसर नहीं होगा, अनइनवाइटेड गेस्ट ही सही है, गेट क्रैशर यू नो बाय डेफिनेशन। इसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा।